देखो, दो क्लास हो गई थी प्रैक्टिस की। ठीक है, ये तीसरी क्लास है। इसमें जो चैप्टर का नाम रहेगा वो रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस, यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है ना, उस वाले चैप्टर की प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास साल ही कर लोगे ना तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन थर्ड सेल ऑफ कॉपर एटम। ठीक है, जो कॉपर होता है ना, इसके जो थर्ड सेल है, ठीक है, तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 29। ठीक है, हाँ 29। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। ठीक है, अब हम कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, किस हिसाब से भरते हैं? ठीक है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होता है? 2n स्क्वायर। ठीक है, क्या तरीका होता है? 2n स्क्वायर। अब 2n स्क्वायर में पहली जो कक्षा होगी तो n बराबर 1 रखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। n बराबर 1 रखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। अब n बराबर कितना रखोगे? 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में कितने आ गए? 8। तीसरी कक्षा में कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन? अब कितने हो गए? 8। बचे कितने? 19। 8 तो 10 हो गए। पहली कक्षा में 2 भर दिए, दूसरी कक्षा में 8 भर दिए, तो 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। बचे कितने? 19। तो तीसरी कक्षा में अब कितने भरेंगे? तो n बराबर हम यहाँ कर कितने रख देते हैं? 3। तो n बराबर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18। तो कितने बचे थे? 19। ठीक है, तो इसके जो बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक, एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तीसरी कक्षा में 18, दूसरी कक्षा में 8, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ये केमिस्ट्री का पुराना तरीका है निकालने का कि परमाणु क्रमांक कितने किस तरीके से निकाला जाएगा। परमाणु क्रमांक अगर हमें पता है तो हम कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा? तीसरी कक्षा में, तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 होंगे। वैसे भी तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 18 से ज़्यादा नहीं हो सकती। पहली कक्षा में कितने? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। ये तरीका होता है इलेक्ट्रॉन को भरने का। ठीक है, कह रहा है इनमें से सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है? ठीक है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? ठीक है, जो पदार्थ होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, एक हो 3 तरीके के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं पर हम 3 तरीके के मानते हैं। ठीक है, एक होता है चालक, एक हो उसके बाद आता है अर्धचालक, अर्धचालक के बाद आता है कुचालक। ठीक है, चालक वो पदार्थ होते हैं जिससे करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल होते हैं इजली। और अर्धचालक वो होते हैं जो चालक और कुचालक के बीच में आते हैं। तो अर्धचालक में 2 मटेरियल का नाम याद कर रख सकते हो, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन 2 मटेरियल कौन से होते हैं? अर्धचालक होते हैं। ये बहुत फेमस है। चालक में जितने भी मेटल्स होते हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, सबके सब क्या कहलाएंगी? चालक। समझ में आ रहा है? जितनी भी धातुएं होंगी, ठीक है, जितने भी मेटल्स होंगे, धातु जितनी भी होंगी, वो किस में आएंगी? चालक में। कुचालक में जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, वो प्लास्टिक वगैरह सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, लकड़ी, कपड़ा, ठीक है, ये सब उसमें आ जाएगा। तो इसमें देखो, यूरेका जो है ये एलॉय है, ये भी एलॉय है, ये भी एलॉय है। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम या सिलिकॉन में से हम कोई भी एक लगा सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर जर्मेनियम मिल गया। तो ये अर्धचालक होते हैं जिनकी चालकता कुचालक और चालक के बीच में होती है। ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। एसी आपूर्ति की जांच करते समय नियत ध्रुवता संकेत का
संकेतक का संकेत क्या होता है, ठीक है। नियॉन जो टेस्टर है, ठीक है, नियॉन जो टेस्टर है जिससे हम चेक करते हैं एसी की पोलैरिटी, ठीक है, तो क्या बताता है किस में ग्लो करेगा। नियॉन टेस्टर देखा है, अरे जिससे हम टेस्ट करते हैं कि फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कौन सा टेस्टर होता है, नियॉन टेस्टर। इसको किस नाम से जाना जाता है, नियॉन टेस्टर के नाम से जाता है। अब नियॉन टेस्टर में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, जो नियॉन लैंप होती है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। तो जब हम एसी की जांच करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ग्लो करते हैं, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। जो हमें जलता हुआ साइन दिखता है ना, वो किसके लिए होता है, एसी के लिए। एसी में दोनों इलेक्ट्रोड ग्लो करते हैं, ठीक है। हालांकि फेस में जलेगा, जलेंगे दोनों, तो फेस में जलेंगे, लेकिन एसी के केस में दोनों जलेंगे, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करो, ठीक है, या यूनिट कैलकुलेट करो, ठीक है। तो यूनिट ही होता है क्या, ऊर्जा। यूनिट ही क्या होता है, ऊर्जा। ऊर्जा निकालने का तरीका क्या होता है, वॉट इंटू हावर्स डिवाइड बाई 1000। क्या करोगे, वॉट इंटू हावर्स। वॉट कितना दिया है हमें, वॉट कितना दिया है, 500। कितने घंटे तक, 5 घंटे तक। कैलकुलेट द एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम बाई 500 वॉट लैम्प। 500 वॉट के लैम्प को 5 घंटे जलाने पर कितने घंटे, 5 घंटे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो इतना आ गया 25/10, 2.5 ही आया है। इसको हम यूनिट भी कह सकते हैं और किलोवाट आवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, 2.5 यूनिट भी कह सकते हैं और 2.5 किलोवाट आवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर्स होता है, ठीक है। समझ में आया, क्या आंसर आएगा, 2.5। कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखोगे वॉट इंटू घंटे कितने हैं डिवाइड बाई 1000 कर दोगे, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, वॉट इंटू कितने घंटे हैं डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 1000 कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला बल्ब का प्रतिरोध निकालने का, बल्ब का प्रतिरोध निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, अरे बल्ब का प्रतिरोध निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, पी बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा है तो मैंने, पावर का भी स्क्वायर बटे आर। तो आर कैलकुलेट करोगे तो भी स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, पी। क्या क्या दिया है, वोल्टेज, वोल्टेज दिया है और पावर दिया है। वोल्टेज कितना है, 250, 250 इंटू 250, 250 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 250 इंटू 250, ठीक है। डिवाइड बाई क्या कितना करना है, पावर कितनी है, 100। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, क्या आएगा, वॉट नहीं ओम आएगा। रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, इसकी इकाई क्या होगी, ओम, ठीक है। तो 625 क्या आ जाएगा, ओम। समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, लैंप का प्रतिरोध जब निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। कह रहा है विच लॉ स्टेट दैट द क्लोज सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। समझ में आ रहा है, कौन सा नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है, नहीं। ओम का नियम ये कहता है कि भी समानुपाती होता है किसके, आई के। कहीं लिखा है क्या समानुपाती होता है आई के, नहीं लिखा। रेजिस्टेंस का नियम क्या कहता है, आर बराबर होता है रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस लंबाई पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, तापमान पे डिपेंड करता है और पदार्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है किरचॉफ का
पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम ये कहता है किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। इसमें I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 जा रहा है, I4 जा रहा है, तो इनका बीजीय योग कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड का नियम ये कहता है कि जो वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम कितना होगा, इसमें कहता है करंट का एल्जेब्रिक सम कितना होगा? 0। और इसमें कहता है वोल्टेज का जो एल्जेब्रिक सम है वो कितना होता है? 0। तो हम जो वोल्टेज लगाते हैं वो किसके इक्वल होता है? जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है उसमें। ठीक है, जो भी हम वोल्टेज लगाते हैं वो किसके इक्वल होता है? कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जैसे मान लो कि मैंने एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, दो प्रतिरोध हैं, मैंने यहाँ से 230 वोल्ट दिया, तो 230 में एक वोल्टेज यहाँ होगा V1 और यहाँ होगा मान लो कितना? V2। इन दोनों को V1 और V2 को जोड़ोगे ना, दोनों का वोल्टेज ड्रॉप तो 230 ही आएगा। ये किसका नियम है? किरचॉफ का द्वितीय नियम है कि दोनों वोल्टेज को जोड़ोगे तो कितना आएगा? अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल ही आएगा। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल पावर ऑफ टू लैंप। दो लैंप है, एक ये लैंप है, दूसरा ये लैंप है, दोनों किस में जुड़े हैं? सीरीज में। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों किस में जुड़े हैं? सीरीज में। तो ये 200 वॉट का है और 240 वोल्ट का है। ये भी कितना है? 200 वॉट का है और कितने वोल्ट का है? 240 वोल्ट का है। ठीक है। कह रहा है कि कुल पावर कितनी खपत होगी? कुल पावर खपत बताना है। कुल पावर खपत कितनी होगी ये बताना है। ठीक है। 400 तब होती जब दोनों पैरेलल में होता, सीरीज के लिए ऐसा नहीं होता। ठीक है, सीरीज के लिए ऐसा नहीं होता। जब पैरेलल में होगा ना तो 400 वॉट। जैसे 100 वॉट के दो पंखे लाए तो दोनों जब हम घर में कनेक्ट करते हैं तो कितनी पावर हो जाती है? 200 वॉट। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता। सीरीज के लिए एक फॉर्मूला यूज कर लेना, P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2, ऐसे इससे निकाल लेना, आ जाएगा आंसर। तो इसमें क्या कर लो? 200 वॉट इंटू 200 डिवाइड बाई 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 200 इंटू 200 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? नीचे 400। 400 कितनी बार में चला जाएगा? 2 बार में। कितनी बार में चला जाएगा? 2 एक कम 2। कितनी बार में चला जाएगा? 100 बार में। कितना आ जाएगा? 100 वॉट। 400 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को बराबर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, दोनों काहे में हो गए? सीरीज में मिल गए। ठीक है, तो दोनों को बराबर वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसकी करने की लंबी प्रोसेस भी है, लेकिन ये शॉर्ट तरीका है कि दो लैंप जब सीरीज में जुड़े हों तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला काहे में होता है? समांतर में। समांतर में कुल प्रतिरोध निकालना हो, जैसे एक ये प्रतिरोध है, दूसरा ये प्रतिरोध है, तीसरा ये प्रतिरोध है, तीनों काहे में जुड़े हैं? समांतर में। ये कितना है? R1, ये है R2 और ये कितना है? R3 है। यहाँ से हम वोल्टेज कितना दे रहे हैं? कुल प्रतिरोध कितना होगा? वोल्टेज हम V दे रहे हैं, करंट कितना जा रहा है? I। कुल प्रतिरोध हमें निकालना हो तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/RT बराबर 1/R1 धन 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये फॉर्मूला का है कुल प्रतिरोध निकालने का, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज के पैरेलल के लिए। सीरीज के लिए क्या होता है? जुड़ जाता है। सीरीज होता तो हम पहला वाला लगा देते, लेकिन समांतर कह रहा है तो ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपन R2 रजिस्टर। ठीक है, R2 को अगर ओपन कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया? ओपन कर दिया। ठीक है, R2 को क्या कर दिया हमने? ओपन कर दिया। ठीक है, तो ओम मीटर की रीडिंग क्या होगी? ओम मीटर की रीडिंग क्या होगी? R2 को हमने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। R2 को क्या कर दिया? ओपन कर दिया। समझ में आ रहा है? देखो किसकी रीडिंग पूछ रहा है? ये ओम मीटर की। ये क्या है? ओम मीटर है। ओम मीटर का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस नापना। ओम नहीं, रेजिस्टेंस नापना।
क्या काम होता है इसका? रेजिस्टेंस मेजर करना। इसका काम होता है रेजिस्टेंस मेजर करना। समझ आ रहा है? इसका काम क्या होता है? रेजिस्टेंस मेजर करना। किसका? ओम मीटर का। ठीक है। अब ओम मीटर की खास बात ये होती है, ये जब ओपन सर्किट होगा, ठीक है, तो यहां से जो करंट आएगा पूरा का पूरा कहां से जाएगा? यहां से। ठीक है। ओपन सर्किट का सीधा सा मीनिंग क्या होता है? रेजिस्टेंस का मान कितना होना? इनफाइनाइट होना। ठीक है। ओपन सर्किट में प्रतिरोध कितना होता है? इनफाइनाइट। ओपन सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो ओपन सर्किट में प्रतिरोध कितना होता है? इनफाइनाइट। और शॉर्ट सर्किट में कितना होता है? जीरो। शॉर्ट सर्किट में कितना होता है? जीरो। तो इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ओपन है मतलब कितना रेजिस्टेंस बताएगा वो? इनफाइनाइट बताएगा। समझ में आ रही बात? कितना बताएगा? इनफाइनाइट बताएगा, क्योंकि सर्किट कैसा है? ओपन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस इफ डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज डबल? ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या रेजिस्टेंस का नियम क्या कहता है? आर बराबर रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का। किसका? किसी भी केबल का। जैसे केबल है, इस केबल की लंबाई कितनी है? एल है। केबल की लंबाई कितनी है? ए है, सॉरी एल है। ए इसका क्या है? एरिया। ए क्या है इसका? एरिया। हिंदी में कहा जाता है इसको क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है इसका? ए है। ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल इसका ये कितना है? ए है। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बात बताओ, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है, ये चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका डायामीटर चेंज कर रहे हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल है ए बराबर होता है पाई डी स्क्वायर बटे 4, या ए बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कैसे निकलता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर से। तो ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है क्या क्या होता है? पाई डी स्क्वायर। ठीक है। तो जहां पर एरिया लिखा है रो एल बाई, उसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई डी स्क्वायर बटे 4। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध डायामीटर के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपात में होता है। ठीक है। क्योंकि क्या चेंज कर रहा है? वो व्यास चेंज कर रहा है, डायामीटर को परिवर्तित कर रहा है, व्यास को चेंज कर रहा है। जब व्यास को चेंज कर रहा है, डायमीटर को चेंज कर रहा है, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये है क्वेश्चन। ठीक है। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? क्या कर दिया? डबल। तो नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 1/, डी डबल हो गया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4d स्क्वायर। 1/d स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? r। तो क्या आ जाएगा? 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। 4 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 1/4 गुना कम हो जाएगा। ठीक। क्योंकि जो प्रतिरोध है ना, उसके डायामीटर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में होता है। इसका जो वर्ग है, इस वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में है। ठीक है। कह रहा है इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है? ठीक है। अब ये क्या है? किसी बुक का डायग्राम बना के पूछ दिया है कि बताओ इसका नाम क्या है। ठीक है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस बनाए नहीं जाते। ठीक है। बट इन्होंने हाँ डायग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें अगर वैसे ऑब्जर्व करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये क्या है? वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। ठीक है। रियोस्टेट आता है जिसमें वायर लपेटा रहता है, वो वाला है। ठीक है। ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। कार्बन फिल्म नहीं होता, कार्बन में कलर कोडिंग रहती है। ठीक है। जो कार्बन वाला रहता है ना, दोनों में कलर कोडिंग मिल जाएगी देखने के लिए। ठीक है। कलर कोडिंग है नहीं तो मेटल बचा और ये बचा, तो ये वायर बाउंड है। ठीक है। इसके ऊपर वायर लपेटा जाता है। ठीक है। इसकी गूगल में भी इमेज सर्च करके देख सकते हो। ठीक है। इसका नाम है रियोस्टेट। रियोस्टेट नाम से सर्च करोगे ना तो लगभग इमेज ऐसे ही समझ में आएगी। ये देखो, इसमें क्या लपेटा गया है? तार लपेटा जाता है, दोनों तरफ ऐसे दिख रहा है, तो ये लगभग उसी की इमेज है। ये वायर बाउंड के जैसा दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर कोडिंग दी है। पहला कलर कौन सा है? रेड।
पहला कलर कौन सा है? रेड। दूसरा कौन सा दिया है? ब्लू। दूसरा कौन सा दिया है? ब्लू। तीसरा क्या कौन सा दिया है? ऑरेंज। और चौथा कौन सा दिया है? सिल्वर। ठीक है, तो जब हम कलर कोडिंग करते हैं सबसे पहले मैंने ये कहा था कि नाम याद कर लेना। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन और वेरी गुड वाइफ वाला बताया था ना मैंने। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इस बी का मतलब क्या था? ब्लैक। इस बी का मतलब क्या था? ब्लैक। इसका मतलब क्या था? अरे ब्राउन था, ब्लू कहाँ से हो गया? ये है रेड, ये है ऑरेंज, ये कौन सा है? येलो। ये कौन सा है? ग्रीन। ये कौन सा है? ये है ब्लू। ठीक है, ये कौन सा है? वॉयलेट। ये कौन सा है? ग्रे। और ये कौन सा है? वाइट। ठीक है, इस तरीके से। तो हम कितने बैंड हैं? 1 2 3 और 4। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला मैंने बताया था ए बी इंटू 10 की घात सी और प्लस माइनस क्या लिख देना है? डी। ठीक है, तो 3 तरीके के हमें डी मिल सकते हैं। सिल्वर मिल सकता है, गोल्ड मिल सकता है और नो बैंड। ठीक है, सिल्वर हो सकता है या तो होता क्या? सिल्वर की टॉलरेंस होता है प्लस माइनस 5%, अगर सॉरी प्लस माइनस 20%। इसका 10% सिल्वर का गोल्ड होता तो प्लस माइनस 5%, और अगर नो बैंड होता तो नो बैंड का होता प्लस माइनस 20%। ठीक है, तो हमें कौन सा मिला? सिल्वर का। तो सिल्वर का कितना होगा? 10%। तो पहला ऑप्शन तो कट गया और आखिरी भी कट गया। अब बचे कितने? बी और सी। तो ए में कौन सा कलर है? रेड। रेड कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नहीं, दूसरे नंबर पे। 0 1 और कितने पे आएगा? 2। तो 2 वाला का आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। 2 वाला आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। ठीक है, ये स्केल दी गई है। ठीक है, ये स्केल किसकी है? ओम मीटर की। क्या की स्केल है ये? ओम मीटर की। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? ओम मीटर की जो रीडिंग है वो नॉन लीनियर क्यों होती है? उसकी जो स्केल होती है वो कैसी होती है? नॉन लीनियर। ठीक है, ओम मीटर की जो स्केल है ये कैसी है? नॉन लीनियर है। ठीक है, तो ओम मीटर की स्केल नॉन लीनियर का कारण क्या होता है? जो जैसे हम V बराबर क्या लिखते हैं? I इंटू आर। ठीक है, V बराबर I इंटू क्या लिखते हैं? आर। तो वोल्टेज को अगर हम नियत मान लें, कांस्टेंट मान लें, वोल्टेज को हम क्या ले लें? कांस्टेंट, तो करंट जो है रेजिस्टेंस के क्या हो जाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, करंट रेजिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं? इसकी नॉन लीनियर। कोई भी चीज अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना तो उसकी स्केल नॉन लीनियर ही होगी। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, पी ए बी, पी ए बी कितना है? पी ए बी का गुणा किससे के साथ करोगे? पी ए बी कितना है? 500। ठीक है, किसके साथ करोगे? आर डी सी। आर डी सी कितना है? आर डी सी नहीं दिया क्या? निकालना है हमें, है ना? आर डी सी निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? क्यू बी सी। बी ए डी और क्यू बी सी। ठीक है, यानी कितना? क्यू बी सी कितना है? 300। क्यू बी सी कितना है? 300। और बी ए डी कितना है? ये गलत लिख दिया है ना, बी ए डी है ये। ठीक है, बी ए डी कितना है? 15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आर डी सी बराबर कितना हो जाएगा? 300 इंटू 15 बटे 500। ठीक है,
जीरो से, जीरो कट गया, 5 से 3 बार में 3 का कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 3 का कितना जाएगा 9। कह रहा है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होता है, ठीक है। अब देखो जो तापमान गुणांक होता है ना, तापमान गुणांक ये दो तरीके का होता है, ठीक है, या तो होगा धनात्मक पॉजिटिव, या तो होगा ऋणात्मक कैसा निगेटिव होगा, ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अब क्वेश्चन है सर पॉजिटिव किसका होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जितनी भी धातु होती हैं, मेटल जितने होते हैं उनका क्या होता है पॉजिटिव। और धातु से मिलकर क्या बनता है मिश्र धातु, धातु से मिलकर क्या बनता है मिश्र धातु, तो मिश्र धातु का भी क्या होता है, मिश्र धातु का भी क्या होता है पॉजिटिव। निगेटिव किसका होता है, तो निगेटिव होता है सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का, अर्धचालक का, अर्धचालक का और कुचालक का, इंसुलेटर का, इसका दोनों का क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है, इनका क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है, इनका क्या होता है निगेटिव। तो इसमें देख लो यूरेका क्या है एलॉय है, कॉपर भी एलॉय है, मैग्नीन भी क्या है एलॉय है, जो माइका है ये क्या है इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। माइका का उपयोग और कहाँ किया जाता है, जो डीसी मोटर्स होती है ना, उसका जो कम्यूटेटर के सेगमेंट में, सेगमेंट के बीच में भरा जाता है। ओम के नियम में कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है। V बराबर क्या होता है I इंटू आर होता है, ठीक है, V बराबर क्या होता है I इंटू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2, R2 का मान क्या होगा, इसको हमें निकालना है। पैरेलल सर्किट है, कैसा सर्किट है पैरेलल सर्किट है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है V बराबर आई आर, तो I3 अगर मैं कहूं कि कितना होगा, तो I3 कितना होगा 24/3, कितना होगा 8, क्योंकि पैरेलल में 24 वोल्ट सबका दिया है, तो इससे कितना करंट जा रहा है 8 एम्पियर, ठीक है। अगर मैं कहूं कि I1 कितना होगा, तो I1 कितना होगा 24/8, कितना होगा 3, तो I1 की वैल्यू कितनी है 3 है, इसकी कितनी है 8 है, इधर से कितना आ रहा है 15, 15 में से 11 चला गया, I2 कितना होगा 4 एम्पियर, समझ में आ रहा है, I2 कितना होगा 4 होगा, जितना आ रहा है करंट उतना जाना चाहिए, ठीक है। I2 कितना है 4, अब हमें पता है कि I2 की वैल्यू 4 है, तो R2 कितना होगा वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, 24/4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, 24/4 कितना आ जाएगा 6, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, तो सेम वोल्टेज लेके हम सबका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि ये सर्किट कैसा है पैरेलल है, पैरेलल सर्किट हमें दिख भी रहा है, ठीक है, तो हमें पता है कि सबके क्रॉस वोल्टेज कितना है 24 है, सबके क्रॉस वोल्टेज कितना है 24 है, और इधर से करंट कितना आ रहा है 15, इधर से कितना आ रहा है 15 एम्पियर, तो इधर से 15 आ रहा है, तो हमें पता है कि हम इसका करंट भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। तो पहले दोनों का हमें प्रतिरोध पता था, तो दोनों का हमने करंट कैलकुलेट कर लिया। इसका करंट जब हमने कैलकुलेट किया तो इसका करंट कितना आया, इसका करंट कितना आया, वोल्टेज कितना है 24/8 कितना आया 3, इसका करंट कितना आ गया 3। ये वाला करंट तो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें रेजिस्टेंस नहीं पता है, ये वाला करंट हम निकाल सकते हैं 24 कितना 3, तो ये कितना आ गया 8, ये 8 आ गया, ये 3 आ गया। हमें पता है कि इस पॉइंट पर हम केसीएल लगा सकते हैं, किरचॉफ का करंट का नियम। तो किरचॉफ का करंट का नियम क्या कहता है, इनकमिंग करंट I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, आने वाला करंट बराबर जाने वाला। I कितना दिया है 15 बराबर I1 निकाल लिया हमने, कितना है I1 3 है, ठीक है, I2 हमें निकालना है, ठीक है, और I3 कितना दिया हुआ है हमें 8, ठीक है, तो I2 कितना हो जाएगा 15 माइनस 11, 4 एम्पियर हमारा I2 आ गया। अब ये पता चल गया कि I2 हमारा कितना है 4 है, ये कितना आ गया I2 हमें 4।
अब I2 4 आ गया और हमें यहाँ पर वोल्टेज भी पता है, प्लस माइनस यहाँ पे वोल्टेज कितना है 24, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना होता है, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, वोल्टेज कितना है 24 डिवाइड बाई करंट कितना है 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ये इसका करने का तरीका होता है। कह रहा है पैरेलल में अगर एक ब्रांच ओपन हो जाए, जैसे पैरेलल सर्किट है, एक लैंप ये जुड़ा है, एक लैंप ये जुड़ा है, एक लैंप अगर मान लो ओपन हो जाए यानी फ्यूज हो गया, तो बाकी लैंप जलेंगे। जैसे हमारे घर में एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बाकी के बल्ब जलते नहीं जलते, जलते हैं, ठीक है। तो इस वाले ब्रांच पे करंट नहीं जाएगा जिस पे जो क्या हो गया ओपन हो गया, बाकी ब्रांच के करंट जाएंगे और बाकी ब्रांच क्या करेगी, काम भी करेगी प्रॉपर। कह रहा है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर, क्या होती है ओम मीटर। आर बराबर कितना होता है, रो एल बाई ए। इसमें ये वाला जो रो है ना इसका नाम है प्रतिरोधकता, इस वाला जो इसका नाम क्या है प्रतिरोधकता, ठीक है। तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, तो रेजिस्टेंस की इकाई होती है ओम और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। चाहो तो यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लो, आर ए बटे क्या होता है एल, आर की यूनिट क्या होती है ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ओम क्या आ जाएगा मीटर, ओम मीटर किसकी इकाई हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की। आखिरी क्वेश्चन, कह रहा है सर्किट ब्रेकर में आर्क क्वेंचिंग करने हेतु कौन से प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। जो लाइटनिंग अरेस्टर बनाते हैं ना, ठीक है, एक होता है एलए, ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर अग्नि, ये क्या करता है लाइटनिंग अरेस्टर, जैसे बिजली गिरती है ना तो उसको अरेस्ट कर लेता है, उसको जमीन पे ग्राउंड कर देता है, ठीक है। तो हर जगह हम लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं। अब लाइटनिंग जो अरेस्टर होता है, लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है, उसमें आर्क क्वेंचिंग करने के लिए, ठीक है, एक मिनट, अच्छा सर्किट ब्रेकर की बात कर रहा है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर में क्या कर रहा है, हम आर्क बुझाने के लिए कौन से रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। एक होता है वेरिएस्टर, एक होता है सेंसिस्टर और एक होता है थर्मिस्टर, एक होता है एलडीआर। एलडीआर क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है, ठीक है। एलडीआर क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ठीक है। जैसे हम लाइट की वैल्यू बढ़ाएंगे ना, प्रकाश की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वीडीआर क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, इसमें वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाओगे तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है थर्मिस्टर, ठीक है। थर्मिस्टर जो होता है ये निगेटिव प्रतिरोध गुणांक वाला होता है, ठीक है, निगेटिव इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसका किस यूज किया जाता है, किसका, वेरिएस्टर का, ठीक है। कि वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। वेरिएस्टर का उपयोग किया जाता है। चलो ये हो गया।